नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम सांख्यिकी के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज की क्लास में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मध्यमान के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्यमान को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकी में क्या है और उसके अंतर्गत कितने प्रकार के मानों को हम निकालते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक परिभाषा ली है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकी में किसको कहते हैं। देखिए, रैथस 1984 कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से यह पता चलता है कि किस प्रकार किसी वितरण के प्राप्तांकों का सारांश किसी विशिष्ट या प्रतिनिध्यात्मक अंक द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा किसी भी गुणात्मक पक्षों को हम मात्रात्मक पक्षों में बदलते हैं और मात्रात्मक पक्षों में भी किसी एक अंक के रूप में हम इसको बदलते हैं, तो उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सांख्यिकी क्या करता है। सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण काम है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुणात्मक पक्षों को मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना। तो वही केंद्रीय प्रवृत्ति उस सांख्यिकी अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो गुणात्मक पक्ष होते हैं उनको मात्रात्मक पक्ष में बदला ही जाता है और उसको किसी एक निश्चित संख्या में बदला जाता है, जिससे कि करे पता चल सके कि अमुक वस्तु या घटना के बारे में जो हमें निकालना है वो क्या है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम 3 प्रकार के मानों का अध्ययन करते हैं या उसको निकालते हैं। तो सबसे पहला है मध्यमान, जिसको हम मीन कहते हैं, और दूसरा है मध्यांक, जिसको हम मीडियन कहते हैं, और तीसरा क्या है, बहुलांक, जिसको हम मोड कहते हैं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मध्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है और आगे क्लास में हम मध्यांक और बहुलांक को निकालने का बहुत ही सरल तरीका आपको समझाएंगे। तो आइए देख लेते हैं मध्यमान से तात्पर्य क्या है। पहले आप ये समझिए कि मध्यमान कहते किसे हैं। तो देखिए, ग्रेटमैन 1983 कहते हैं कि मध्यमान सभी प्राप्तांकों का अंकगणित औसत है। कहने के तात्पर्य ये बताना जा रहा है कि सभी जो प्राप्तांक है उसका जब औसत निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे तो सभी प्राप्तांकों का औसत ही मध्यमान कहलाता है। आप कह सकते हैं कि जब हम किसी प्राप्तांक का औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसे हम मध्यमान कहते हैं। और मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, जब वितरण सामान्य हो, ठीक, जब किसी समूह या प्रतिदर्श का विश्वसनीय मापन करना होता है तब मध्यमान निकला जाता है। और क्या कहा जाता है, जब अनुमानित सांख्यिकी का गणना में मध्यमान एक उपयोगी माप है। कहने के यह तात्पर्य है कि जब वितरण सामान्य हो और जब किसी समूह या प्रतिदर्श का विश्वसनीय मापन करना हो तो हम मध्यमान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मध्यमान के द्वारा किसी भी समूह या प्रतिदर्श का जो है विश्वसनीय मापन किया जा सकता है। यह बहुत ही फेमस विधि है, प्रसिद्ध विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में। अब देखिए, मध्यमान की गणना कैसे की जाती है इसको हम समझते हैं। मध्यमान की गणना के लिए 3 सूत्र हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, असमूहित आंकड़ों से मध्यमान की गणना हम जब करते हैं तो उसके लिए एक सूत्र है, और जब हम समूहित या व्यवस्थित आंकड़ों को जब हम मध्यमान निकालते हैं तो उसके लिए 2 सूत्र है, एक लघु विधि, एक दीर्घ विधि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमारे आंकड़े या प्राप्तांक असमूह में हो, असमूहित हो या अव्यवस्थित हो, या आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा क्या है, मध्यमान में वर्गांतर ना हो, जब केवल अव्यवस्थित आंकड़े, तो उससे निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, यदि आंकड़े अव्यवस्थित है अर्थात वर्गांतरों में नहीं है, वर्गांतर क्या किसे कहते हैं, जैसे कह दें हम 5 से 10, ठीक, 11 से 15, 16 से 20, तो ये सब क्या है, वर्गांतर। जब समाल्य में इस प्रकार से आपको न दिया रहे, केवल आंकड़े दिए रहे, जैसे आपको केवल ये दिया रहा है कि 5, 10,
15, 20, 25, इसका मध्यमान निकालिए। तो इसका मध्यमान निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए मध्यमान को यम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, यम से भी इंडिकेट करते हैं और यक्स बार से भी इंडिकेट करते हैं। तो यम बराबर सिग्मा यक्स अपान यन। ये जब आंकड़े अव्यवस्थित हो तो इसका निकालने का सूत्र है यम बराबर सिग्मा यक्स अपान यन। जहाँ यम को हम मध्यमान से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा का मतलब है योग, जितने ही भी प्राप्तांक रहेंगे सबको जो हम जोड़ेंगे तो उसको हम सिग्मा कहेंगे, और यक्स को हम इंडिकेट करते हैं अंक या प्राप्तांक। ये सभी जो है क्या है, यक्स है, अंक या प्राप्तांक। और यन को क्या है, अंकों की संख्या। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, अंकों की संख्या 5 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे मध्यमान आप निकालेंगे। मान लीजिए कि किसी कक्षा के 10 छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार आपके सामने दिया गया है, ठीक है, और सवाल में ऐसे पूछा है कि इसका मध्यमान ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से पहले आप सूत्र देखिए क्या आपका है, सिग्मा यक्स अपान यन। तो कहने के तात्पर्य कि जितने भी पहले ऊपर प्रदत्त है सबको आप लिख लीजिए यहाँ पे, और लिखने के बाद प्लस, इसको सभी को प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पदों की संख्या बराबर 10। तो इसको जोड़ने पे आप क्या करें, जो भी प्राप्तांक है मान लीजिए इसको जोड़ेंगे तो हम 157 आता है, ठीक। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहे हैं कि सवाल आएगा तो आप कैसे करेंगे, बटा के 10 कर दिए। अब इसका हम इससे भाग करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 15.70। तो यही क्या हो जाएगा, आपको उस कक्षा का औसत मध्यमान या औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा, 15.70। तो ये हम लोगों ने जब मध्यमान क्या अव्यवस्थित हो या वर्गांतर न हो तब इस सूत्र के माध्यम से आप प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे अपने क्लास में कि हम जब वर्गांतर हमारे पास हो, जब सवाल में इस प्रकार से दिया वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी, वर्गांतर और जब फ्रीक्वेंसी दिए रहे तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में 2 सूत्र दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी हमने बात किया था कि अगर आंकड़े अव्यवस्थित हो या वर्गांतर में नहीं हो तो उसके लिए मध्यमान निकालने के लिए कहे तो उसके लिए आप सूत्र लगाएंगे m बराबर सिग्मा x अपान n। लेकिन ये अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए है, जब आंकड़े वर्गांतर में हो। लेकिन जब आंकड़े वर्गांतर में हो और व्यवस्थित हो तो तब मध्यमान निकालने के लिए 2 सूत्र है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए समूहित आंकड़ों में मध्यमान की गणना, अर्थात जब आंकड़े व्यवस्थित हो या वर्गांतर में हो, यदि आंकड़े व्यवस्थित है और वर्गांतरों में वितरित है तो इसके लिए मध्यमान की गणना 2 तरीके से करते हैं। पहला दीर्घ विधि, दूसरा लघु या संक्षेप विधि। तो हम पहले दीर्घ विधि के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लघु या संक्षेप विधि के बारे में समझेंगे। देखिए मध्यमान गणना की जो दीर्घ विधि है उसका सूत्र यही है, यम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे यन, ठीक, जिसमें यम का मतलब जानते हैं आप मध्यमान होता है, यक्स मतलब होता है वर्गांतरों का मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है वर्गांतरों का। यफ बराबर मतलब आवृत्तियाँ, फ्रिक्वेंसी, और सिग्मा एफ एक्स जो इसमें है गुणनफलों का योग, यानी कि जब यफ एक्स का गुणा करने के बाद उस सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा। यन बराबर कुल आवृत्तियों की संख्या। कहने का मतलब कि पहले वाले में आपने जो यन में कुल पदों की संख्या आप लिख रहे थे कि इसमें यन बराबर जितनी आवृत्तियां दी हैं उनका जब आप योग करेंगे तो वो क्या है, आपका यन प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टेप, इसमें क्या स्टेप कुछ दिया गया है कि दीर्घ विधि से कैसे मध्यमान निकालें। सबसे पहले वर्गांतरों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं और उसे एक अन्य कॉलम जोड़कर x के रूप में अंकित करें। देखिए सवाल में बस आपको इतना दे देगा, एक आपका वर्गांतर जिसको CI कहते हैं ये दे देगा या फ्रीक्वेंसी, और देकर कर देगा कि आपको कि दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले यक्स आप निकालेंगे। एक वर्गांतर है, यक्स मतलब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र हमने बताया था कि आपको क्या करना है, हाई स्कोर प्लस लो स्कोर, ठीक, इसको जोड़ के बटा 2 कर देना है, वो आपका निकल जाएगा मध्य बिंदु। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप देखें कि वर्गांतर में कितने अंकों का अंतर है, इसको देखिए कि वर्गांतर का आकार कितना है। तो अगर आप देखें तो 5559 में वर्गांतरों का आकार क्या है,
3 है। 55, 56, 57, 58, 59 3 है। वर्गांतरों का आकार 5 है। ठीक, तो मध्य वाला बिंदु क्या होगा? 2 इधर 2 इधर, तो यानी मध्य वाला बिंदु 3 होगा। तो आप तीसरी संख्या करते करते इसको पूरा लिख दीजिए। जैसे 55 से आप शुरू करेंगे तो 55, 56, 57, तीसरी संख्या 57 हो गया। अब 50 से 50, 51, 52, 45 से 45, 46, 47, 40 से 40, 41, 42, तीसरी संख्या 42। ये मध्य बिंदु एकदम आसानी से निकल जाएगा, ऐसे आपको गुणा भाग नहीं करना होगा। 35 से 35, 36, 37, और 30 से 30, 31, 32, 25 से 25, 26, 27, तीसरी संख्या 27 है, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 27। 20 से 20, 21, 22, 15 से 15, 16, 17, 10 से 11, 10, 11, 12। तो ये वर्गांतर का मध्य बिंदु निकल गया। और आप एक अलग कॉलम जोड़ेंगे, क्या? मध्य बिंदु, जिसको हम x से इंडिकेट करते हैं। सवाल में आपको बस इतना दिया रहेगा, CI दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया गया रहेगा, और आपसे पूछेगा दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आप एक कॉलम बढ़ा के x इसको करके इसमें क्या है, आप इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, क्या चाहे आप इससे निकालें ऐसे, ठीक, या हाईएस्ट स्कोर यानी उच्चतम प्राप्तांक 59, आप प्लस लोअर स्कोर 55/2 कर देंगे, आपका निकल जाएगा यही। या तो आप देखें कि वर्गांतर में कितने अंकों का अंतर है, तो उसको देखकर जो उसका आधा पोजीशन बनता है उसी को क्या है, वो मध्य बिंदु हो जाएगा। अब ये करने के बाद क्या है, मध्य बिंदुओं और आवृत्तियों को गुणा करके fx स्तंभ में अंकित करना। अब आपको क्या चाहिए, सवाल में fx चाहिए ना, सिग्मा fx, तो आप क्या करेंगे, f आवृत्ति का गुणा x में कर देंगे, आपको fx प्राप्त हो जाएगा। और इसी fx जब आप जोड़ेंगे तो सिग्मा fx प्राप्त हो जाएगा। यही हमको चाहिए अपने सवाल को हल करने के लिए। तो इसका गुणा करना है, देखिए 57 का 2 में गुणा करेंगे 114, 52 का 3 में गुणा करेंगे 156, और उसके बाद 47 का 6 में गुणा करेंगे 282। मतलब कि आपको f का x में गुणा करके एक नया कॉलम बना लेना है, एक कॉलम और ऐड कर लेना है, जिसको हम fx नाम से गुणा करेंगे। मतलब f आवृत्ति का x मतलब मध्य बिंदु में गुणा, ऐसे पूरा गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे, गुणनफलों का योग ज्ञात करना है, यानी कि ये जो आपने जो गुणा किया है उसको पूरा योग कर देंगे, तो ये सिग्मा fx आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चौथे स्टेप में विभिन्न मानों को सूत्र में रखकर मध्यमान की गणना करना है। इसको सूत्र में रख के आप मध्यमान की गणना कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कक्षा में 50 छात्र थे, उनकी परीक्षा ली गई, प्राप्तांक नीचे तालिका में प्रदर्शित है, दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। ऐसे ही सवाल आता है आप परीक्षा में कि एक कक्षा में 50 छात्र थे, उनकी परीक्षा ली गई, प्राप्तांक नीचे तालिका में प्रदर्शित है, दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको वर्गांतर दिया रहेगा, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, आप हर वर्गांतर का मध्य बिंदु निकालेंगे x, एक कॉलम नया जोड़ के। उसके बाद f का x में गुणा करके यहाँ पर निकालेंगे, फिर fx को जोड़ देंगे। ठीक है, सिग्मा fx बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 1810। और n कैसे प्राप्त करेंगे, n जितनी आवृत्तियाँ हैं उनको पूरा को आप जोड़ देंगे तो आपको n प्राप्त हो जाएगा। अब हमको सिग्मा fx मिल गया, n मिल गया, यही हमारे सूत्र में हमको चाहिए। तो अब हम इसको मानों को रखकर अपना मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा fx बराबर 1810, n बराबर 50। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 36.50 हो जाएगा, यानी कि मध्यमान आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, मध्यमान आपका 36.50 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात रहा कि दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना कैसे करते हैं। अभी हमने बात किया था कि कैसे हम दीर्घ विधि के माध्यम से मध्यमान की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम लघु विधि या संक्षेप विधि के माध्यम से मध्यमान की गणना कैसे करते हैं। देखिए, लघु विधि या संक्षेप विधि से मध्यमान की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है, m बराबर am प्लस सिग्मा fx बटे n गुणे CI, जहाँ m का मतलब मध्यमान से है, am का मतलब कल्पित मध्यमान। कल्पित मध्यमान मतलब कि जिसमें मध्यमान पड़ेगा उसको पहले से हम मान के चलते हैं। सिग्मा fx बराबर विचलन एवं आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, और n बराबर आवृत्तियों का योग, i बराबर वर्गांतर का आकार। अब हम स्टेप के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है जिसको आपको आसानी से स्पष्ट हो जाए। देखिए, जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक हो तथा जो लगभग मध्य में हो उसके सामने शून्य अंकित करना। यानी कि सवाल में बस आपको केवल वर्गांतर देगा और आवृत्ति देगा और आपसे कहेगा कि दीर्घ विधि के माध्यम से आप
लघु विधि माध्यम से या दीर्घ विधि के माध्यम से आप मध्यमान की गणना कीजिए। तो दीर्घ विधि हमने समझ लिया, तो यहाँ लघु विधि के माध्यम से हम मध्यमान की गणना करते हैं। तो ये देगा आपको। तो आपको क्या डिसाइड करना सबसे पहले स्टेप में, जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक हो उसके सामने शून्य अंकित करना। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसके सामने आप क्या है, शून्य अंकित कर देंगे। आपका यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा यक्स, जिसको हम विचलन कहते हैं। ठीक, सबसे पहले आप ये स्टेप, और यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए जिस वर्गांतर की आवृत्ति अधिक है और जो मध्य में पड़े उसी को आप लीजिए। ठीक है, मान लीजिए नीचे 30 से 34 इसका आवृत्ति अधिक हो गया तो इसको आप नहीं लेंगे। आप ये कोशिश करें कि मध्य में हो और उसकी वर्गांतर की आवृत्ति अधिक हो तो उसके सामने आपको 0 लगा देना पहले स्टेप में। दूसरा में, मध्य में स्थित सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर के मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान माना। यानी कि जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसी में हमारा कल्पित मध्यमान है। ठीक, यानी इस मध्य बिंदु को, वर्गांतर के मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान मानना है। जब इसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र भी है जिसको हमने बताया था, या इसको आप क्या है मान के कर सकते हैं। आप वर्गांतर का आकार देखिए कितना है, 5 है, तो इसका मध्य क्या पड़ेगा, यानी कि तीसरा जो संख्या होगा वो मध्य में पड़ेगा, तो इसका निकालेंगे तो आप 47 आ जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा, कल्पित मध्यमान वाले वर्गांतर में बड़े वर्गांतों के सामने क्रमशः +1 2 + 3 और छोटे वर्गांतों के सामने क्रमशः -1 -2 -3 अंकित करना। इन्हें विचलन मूल कहते हैं, इसे यक्स द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, अब जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसके सामने आपने शून्य लगा दिया, तो उसके ऊपर वाले बड़े वाले वर्गांतरों के सामने आप क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4 जैसे संख्या रहेगा आप चलते जाएंगे, और नीचे वाले वर्गांतरों में -1 -2 -3 जितना संख्या रहेगा आप चलते जाएंगे। ठीक, और इसे एक अलग कॉलम यक्स बनाकर यानी विचलन बनाकर प्रदर्शित आप करेंगे। चौथे में, आवृत्ति एफ और विचलन मूल्य यक्स का गुणा करना। यह आवृत्ति आप देख रहे हैं और यक्स, इन दोनों का आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या है, सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणा किया गया। पांचवा स्टेप में, धनात्मक एवं ऋणात्मक एफ एक्स का योग अलग अलग ज्ञात करना। ठीक, ये गुणा करेंगे, धनात्मक ये प्राप्त होगा, ये ऋणात्मक प्राप्त, तो इसका योग हम अलग ज्ञात करेंगे इतने का, और इतने का योग हम अलग ज्ञात करेंगे। तो इसका हमने योग किया तो 30 + 30, और इसका योग किया तो हमने -23। अब छठवें में, धनात्मक एवं ऋणात्मक एफ एक्स मूल्यों में अंतर ज्ञात करना, इसे ही सिग्मा एफ एक्स कहा जाता है। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 30 - 23 + 30 - 23 तो बराबर कितना हो जाएगा, 7। अगर यही पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता, तो जो चिन्ह, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा रहेगा उसका चिन्ह आप यहाँ पे लगाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स आपका +7 प्राप्त हो गया। 7वें वर्ग विस्तार ज्ञात करना। जैसे आप देख लेंगे कि दो संख्याओं के बीच कितना अंतर है उसका हम वर्ग विस्तार, जैसे 50 से 54 है तो 50, 51, 52, 53, 54 यानी कि 5 है, तो वर्ग विस्तार क्या हो जाएगा आपका, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, I 5 हो जाएगा। और 8वें में क्या होगा, स्टेप में आप विभिन्न मानों को रख के मध्यमान ज्ञात करिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया कि 40 छात्रों की समान ज्ञान की परीक्षा ली गई, उनके प्राप्तांक तालिका में दिए गए हैं, लघु विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। ऐसे ही सवाल पूछेगा एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले आपको इतना दे देगा, ये वर्गांतर दे देगा और आपको एफ दे देगा। तो अब आपको पहले स्टेप से क्या करना है, आपको पहले जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसके सामने 0 लगा दीजिए। अब 0 लगाने के बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, जिस वर्गांतर की आवृत्ति अधिक है उसी वर्गांतर के मध्य बिंदु को क्या मानना, कल्पित मध्यमान यानी कि एम एज्यूम्ड मीन मानना। तो आप मान लेंगे। ठीक, इसका एज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा, 47। अब तीसरे में आप क्या करेंगे, आप जो है जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसके सामने 0 लगाया था, तो उसके ऊपर वाले वर्गांतर जो बड़े वर्गांतर है उसमें क्रमशः +1 +2 +3 +4 और नीचे -1 -2 -3, और इसको एक नया कॉलम विचलन यक्स का नाम देकर हम प्रदर्शित करते हैं। अब चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुणा कर देंगे या फिक्स का गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके इतने का अलग योग ज्ञात करेंगे, इतने का योग अलग ज्ञात करेंगे।
ज्ञात करने के बाद जो आया उन दोनों को आपस में घटा देंगे, वही आपका सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब विभिन्न जो मान हमारे सूत्र हैं उन पे हम इसको रख लेते हैं। देखिए यम बराबर जो मान है एम कितना है 47 प्राप्त हुआ है, ठीक। अब उसके बाद क्या है सिग्मा एफ एक्स कितना है 7 प्राप्त हुआ है, एन क्या है 40, यानी कि आवृत्तियों का टोटल योग जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा। इसको 40 के लीजिए गुणे 5, आई कितना है 5। अब इसको मान को रख लेंगे आप, और रखने के बाद आपका यही आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 47.87। अतः छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्या है 47.87। तो ये लघु विधि या संक्षेप विधि के माध्यम से मध्यमान की गणना ऐसे की जाती है, इसका ये स्टेप है। तो आज की क्लास में हम सांख्यिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यमान की गणना कैसे की जाती है, पहले हमने देखा अव्यवस्थित या जिसमें वर्गांतर नहीं हो उनका मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, फिर जो व्यवस्थित आंकड़े हों जिनमें वर्गांतर हो उसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, लघु विधि या दीर्घ विधि, उनके माध्यम से हमने क्लास देखा। आशा करते हैं कि आपको जो है क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।